गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कैलाश सोटिया। मेरा नाम कैलाश सोटिया है और जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं जो हमारी स्कूल है श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो ऑनलाइन क्लासेज आपकी आयोजित कर रही है, जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, उसमें जो आपकी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उसमें कक्षा में 9 में आपको सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है इस वर्ष का पाठ्यक्रम है वो बदल चुका है, इस वर्ष का पाठ्यक्रम है वो चेंज हो चुका है। आपकी सामाजिक विज्ञान की 4 किताबें आ चुकी है, इतिहास, लोकतांत्रिक राजनीति, अर्थशास्त्र और भूगोल, और एक ऐच्छिक पुस्तक है जिसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आपकी इस साल मुख्य रूप से 4 किताबें हैं और उस 4 किताबों में इतिहास में जो दूसरा पाठ है जिसे हम यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको इसकी पृष्ठभूमि बताई थी कि यूरोप में समाजवादी विचार थे वो 19वीं शताब्दी के मध्य और अंत में बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। बहुत से लोग हैं वो समाजवाद की ओर आकर्षित हो रहे थे, लोगों का झुकाव है समाजवाद की ओर तेजी से बढ़ रहा था। बहुत से लोग हैं वो समाजवाद को अपना केंद्र बिंदु मान रहे थे, समाजवादी विचारधारा थी उसकी और लोगों की लोकप्रियता वो बढ़ रही थी। समाजवादी विचारधारा वो रूस में तेजी से लोकप्रिय होती जा रही थी, समाजवाद की ओर लोगों का रुझान है वो तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस में जो समाजवादी है इस आधार पर कई पार्टियां भी बनी थी, लेकिन किसी भी देश में समाजवादी थे वो सत्ता हासिल करने में सफल नहीं रहे। किसी भी देश में समाजवादी है वो सत्ता तक पहुंचे नहीं थे। लेकिन 1917 की क्रांति के द्वारा यह समीकरण उलट गया था। 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी। उस रूस में 1917 में 2 क्रांतियां हुई थी। प्रथम क्रांति फरवरी मार्च की क्रांति जिसे हम कहते हैं, जिसके द्वारा जार की सत्ता का अंत कर दिया गया था, जार का शासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। और अक्टूबर और नवंबर की क्रांति के द्वारा रूस पर साम्यवादियों या समाजवादियों का कब्जा हो गया था। साम्यवादी या समाजवादी है उन्होंने रूस पर नियंत्रण कर लिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि रूस है वो दुनिया का सबसे विशाल देश है। रूसी साम्राज्य था वो दुनिया के काफ़ी विस्तृत हिस्से में फैला हुआ था। 1905 में तक आपको जैसे पता है कि रूस पर जार निकोलस द्वितीय, जिसे रूस में जो राजा होता था उसे हम जार कहते हैं, उसका जो साम्राज्य था वो मॉस्को, उसके आसपास का लगता हुआ क्षेत्र लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, ये यहाँ तक के क्षेत्र शामिल थे। यहाँ तक कि जो मध्य एशिया के जो क्षेत्र थे जिसमें अजरबैजान जैसे क्षेत्र थे ये भी रूसी साम्राज्यवाद का हिस्सा थे। रूसी साम्राज्यवाद है वो इन क्षेत्रों तक फैला हुआ था। तो रूसी साम्राज्यवाद है वो 19वीं शताब्दी में काफ़ी विस्तृत था। रूस का जो साम्राज्य था वो काफ़ी विस्तृत था। रूस का जो साम्राज्य था वो प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। रूस में 1917 की क्रांति होती है। 1917 की रूसी क्रांति के द्वारा 2 घटनाएं होती है। एक फरवरी मार्च की, जिस घटना के द्वारा रूस में जार की सत्ता, जिसे हम रूस में राजा को जार कहते हैं, तो जार की सत्ता का हमेशा के लिए अंत हो गया। और अक्टूबर नवंबर की क्रांति के द्वारा रूस की सत्ता पर समाजवादियों या साम्यवादियों ने कब्जा कर लिया। समाजवादी है वो साम्यवादी है वो रूस की सत्ता पर स्थापित हो गए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रूस में है वो समाजवादी साम्यवादी विचारधारा वो तेजी से लोकप्रिय हो रही थी। जैसा कि आपको बताया गया है, देहात में ज़्यादातर जो जमीन थी वो किसान उस पर खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर रूस में जो देहात थे, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, क्योंकि रूस है वो बहुत फैला हुआ देश था, तो रूस का जो देहाती इलाका था वहाँ पर किसान है वो अपनी जमीनों पर खेती कर रहे थे। रूस में कम्यून व्यवस्था थी जिसके द्वारा किसानों को उनकी पारिवारिक स्थिति और उनकी सदस्यता के आधार पर जमीन बांट दी जाती थी, जमीन दे दी जाती थी, और उस जमीन पर रूस का किसान वो खेती करता था और समय समय पर ये कम्यून के द्वारा ये जमीन वापस भी ले ली जाती थी। समय समय पर कम्यून के द्वारा है इस जमीन को वापस ले लिया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रूस के किसानों में समाजवादी या समाजवाद के प्रति जो आकर्षण था वो पहले से था। रूस के किसान स्वाभाविक रूप से समाजवादी विचारधारा को मानने वाले थे, इसलिए कुछ जो समाजवादी विचारक उनका मानना था कि रूस में जो समाजवादी क्रांति होगी वो मजदूर नहीं करेंगे बल्कि किसान करेंगे। किसानों के नेतृत्व में रूस में समाजवाद है वो आएगा। रूस में समाजवादी या साम्यवादी क्रांति उसका नेतृत्व है रूस के किसान करेंगे। देहात में ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। सामंत, राजशाही, जमींदारों, अभिजात वर्ग,
या सामंत वर्ग या ऑर्थोडॉक्स चर्च का एक कब्जा था। उनके पास विशाल मात्रा में भूभाग वाली जमीन थी। रूस में जमीन की कोई कमी नहीं थी। विशाल भूमि, जो विशाल जमीन के टुकड़े थे, विशाल जो भूभाग था, उन पर सामंतों का, जमींदारों का, अभिजात वर्ग, धनाढ्य वर्ग, सामंत वर्ग, ऑर्थोडॉक्स चर्च, इन सब का इन विशाल भूमि पर कब्जा था। ये विशाल भूमि पर खेती करते थे। किसानों के माध्यम से खेती करवाई जाती थी। किसान है वो, उनको खेती के लिए प्रेरित किया जाता था। रूस के किसान हैं वो बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इनके इक्का दुक्का अफवाह को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी भक्ति के कारण थी। सामंतों और अभिजात वर्ग को जो लोकप्रियता मिली हुई थी वो जनता की भलाई के लिए नहीं मिली थी, बल्कि जो रूस का जो राजा होता था जार, उसकी वो भक्ति करते थे, उसके प्रति निष्ठा रखते थे या उसकी चमचागिरी करते थे। तो चमचागिरी के कारण रूस में जो सामंत थे, अभिजात वर्ग थे, उनको लोकप्रियता मिली हुई थी। ज़्यादातर जमीनों पर, रूस के ग्रामीण क्षेत्र में जो जमीनें थी उस पर इन अभिजात वर्ग, सामंतों, धनाढ्य वर्ग या ऑर्थोडॉक्स चर्च था उसका कब्जा था। यही उन जमीनों को संचालित कर रहा था, यही जमीनों को चला रहा था। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन किसानों ने न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों के बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। जो ब्रिटेन के किसान थे उन्होंने न केवल नवाबों का सम्मान किया था बल्कि नवाबों के पक्ष में उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। ऐसी स्थिति रूस में नहीं थी। रूस के किसान है वो सामंतों और जागीरदारों से नफरत करते थे और उनका मानना था कि शोषण के केंद्र है वो जमींदार और सामंत ही है। इसलिए वो जमींदारों और सामंतों से जमीन को छीनना चाहते थे। जमींदारों और सामंतों से जमीन को छीनकर किसानों में बराबर बांटना चाहते थे। रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन को छीनकर किसानों में बांट दिया जाए। रूस के जो किसान थे उनका मानना था कि सामंतों, जागीरदारों, ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास जो विशाल भूभाग है, विशाल संपत्ति है, विशाल जमीन है, उन जमीनों को उनसे छीन लिया जाए और किसानों को कम्यून व्यवस्था के द्वारा बराबर बांट दिया जाए। कम्यून के अंतर्गत उन्हें बराबर का हिस्सा दिया जाए। ज़्यादातर जो किसान थे वो लगान भी नहीं चुकाते थे। ज़्यादातर किसान थे वो अपनी मर्जी के मालिक थे, वो लगान भी नहीं चुकाते थे। यदि कोई जमींदार लगान वसूल करने के लिए गांव में आता था तो किसान ज़्यादातर जमींदारों पर हमला कर देते थे और उनको मौत के घाट उतार देते थे। तो इस प्रकार ये घटनाएं थी वो रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हो रही थी। ग्रामीण क्षेत्र में ये घटनाएं हैं वो अधिक तक हो रही थी। तो रूस के जो किसान थे वो अधिकतर क्या करते थे, लगान नहीं चुकाते थे। यदि लगान वसूल करने के लिए कोई जमींदार या सामंत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आता था तो अक्सर जो किसान होते थे वो उन पर हमला कर देते थे और उनको मार डालते थे। 1902 तक दक्षिण रूस में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई थी जिसमें किसानों ने जमींदारों, सामंतों पर हमला कर दिया और उनको मार डाला था। जमींदारों और जो सामंत थे उन पर किसानों ने हमला कर दिया था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। 1905 तक पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने लगी थी। रूस के किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक तरीके से और भिन्न थे। जैसा मैंने बच्चों आपको बताया कि रूस में कम्यून सिस्टम था जिसके तहत सरकार द्वारा कम्यून के माध्यम से किसानों में ज़मीन बांट दी जाती थी। ज़मीन वो किसानों में बराबर दे दी जाती थी और समय समय पर उस ज़मीन को वापस ले लिया जाता था और फिर किसान की योग्यता, क्षमता और उसके परिवार की स्थिति के हिसाब से, उसके सदस्यों की स्थिति के हिसाब से उनको ज़मीन है वो पुनः वितरित कर दी जाती थी। ज़मीन है वो पुनः किसानों को बांट दी जाती थी। ज़मीन है वो पुनः किसानों को सौंप दी जाती थी। रूस में समाजवाद, जैसा कि बच्चों आपको पता है 1914 से पहले रूस में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों से मानने वाले समाजवादी ने 1898 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। इसलिए इस पार्टी ने लेनिन के विचारों से प्रभावित होकर जमीन रहकर या अंडरग्राउंड रहकर अपना काम जारी रखा और रूस के किसानों, श्रमिकों और मजदूरों में समाजवादी विचारधारा है वो लोकप्रिय करने में इस जो समाजवादी पार्टी था इसका बहुत बड़ा हाथ रहा था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसमें मजदूरों को संगठित किया जाता था,
हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो ये जो समाजवादी पार्टी थी उसकी ओर से एक अखबार निकाला जाता था जिसमें किसानों से मजदूरों से एकजुट होने के लिए कहा जाता था। किसानों और मजदूरों को हड़ताल प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाता था। किसानों और मजदूरों को हड़ताल करने के लिए उनको कहा जाता था कि वो हड़ताल करें और सरकार का विरोध करें। जैसा कि आपको पता है बच्चों, रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूस में राजा का शासन था। रूस में राजा को जार कहा जाता था। जार निकोलस द्वितीय है, वो रूस का अंतिम सम्राट था, अंतिम जार था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जार संसद के अधीन नहीं था। जहां अन्य यूरोपीय देशों में, चाहे फ्रांस, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कोई भी यूरोपीय देश हो, जहां पर राजा होता था वो संसद का अंग होता था। लेकिन रूस में जो जार था वो संसद का अंग नहीं था, संसद का हिस्सा नहीं था। वो अपनी मनमानी कर सकता था, वो अपनी मनमानी है वो कर सकता था। उदारवादियों ने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए मुहिम चलाई थी। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया था तथा उन्हें राष्ट्रीयवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जिदीदियों का भी समर्थन किया था। रूस मजदूरों के लिए 1904 का साल था वो बहुत बुरा था। 1904 में का साल था वो रूसी मजदूरों के लिए बहुत खराब था। बेरोजगारी अपने चरम पर थी। जरूरी आवश्यक वस्तुओं की कीमत है वो 20% तक बढ़ गई थी। मजदूरों की आर्थिक स्थिति वो खराब थी। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के जो कामगार थे, श्रमिक थे, मजदूर थे, उनकी स्थिति है वो एकदम निम्न स्थिति तक पहुंच गई थी। उनकी स्थिति थी वो एकदम कमज़ोर हो गई थी। जैसा आपके बच्चों बताया मैंने, वास्तविक वेतन में 20% तक की कमी हो गई थी। बेरोजगारी आम थी। उस समय मजदूर संगठनों की सदस्यता भी तेजी से बढ़ी थी। जब 1904 में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को प्लूतिनोव आयरन वर्कर्स से उनकी नौकरी पर हटा दिया गया था तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया था। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग, जो रूस का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, रूस का प्रमुख औद्योगिक इलाका था, मॉस्को के अलावा यहाँ पर फैक्ट्रियों, कारखानों, उद्योगों, वर्कशॉप की कोई कमी नहीं थी। तो जो 4 मजदूरों को निकाला गया था उसके समर्थन में सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 मजदूर थे वो हड़ताल पर चले गए थे। 1,10,000 मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। काम के घंटे 8 घंटे किए जाने। मजदूरों की क्या मांग थी कि काम के घंटे या पाली के घंटे वो कम किए जाएं, काम के घंटे वो 8 घंटे किया जाए। इस ये नहीं कि पालियाँ वो 15-15 घंटे तक चलती रही, काम के घंटे वो 8 किए जाएं। इसके अलावा वेतन में वृद्धि की जाए और कार्य स्थिति में सुधार की जाए। वेतन में वृद्धि की जाए, काम के घंटे वो 8 घंटे किए जाएं और जो कार्य स्थितियाँ जहाँ पर मजदूर काम करते हैं उनकी स्थिति में सुधार किया जाए, उनको भोजन दिया जाए। जो किसान है या मजदूर है उनकी स्थिति में सुधार किया जाए, उनके लिए काम के घंटे निश्चित हो, उनकी वेतन में वृद्धि हो, कार्य स्थिति में सुधार हो। इसके लिए सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 मजदूर थे वो हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गेपोन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में मजदूर, किसान और श्रमिक इकट्ठा होकर जो रूस में जो जार का निवास होता है जिसे हम विंटर पैलेस कहते हैं उसके सामने एकजुट हुए और उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया था। यह घटना रविवार के दिन हुई थी जिस समय फादर गेपोन के नेतृत्व में हजारों किसान, श्रमिक, मजदूर थे वो विंटर पैलेस के सामने धरना देने लगे थे। विंटर पैलेस के सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया था। रूस के राजा जार ने उन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। उन पर गोलियां चलाई गई थी जिसमें करीब 100 मजदूरों की मौत हो गई और 300 मजदूर घायल हो गए थे। क्योंकि इस घटना में मजदूरों का खून बहा था इसलिए इस घटना को ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार की घटना के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। इतिहास में जब ये घटना है वो खूनी रविवार की घटना के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए
विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा का गठन करते हुए यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना की थी। विद्यार्थियों ने, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया था। पूरे देश में हड़ताल और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया था, जिसमें राजा की निरंकुश सत्ता का विरोध किया गया था। राजा को संसद के अधीन करने, राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए मांग की जाने लगी थी। साथ में मजदूरों की स्थिति सुधारने, मजदूरों की कार्य स्थिति में सुधार करने, उनके वेतन वृद्धि करने, साथ में जो काम के घंटे थे वो फैक्ट्रियों में 8 घंटे करने का है, वो इसको लेकर है वो मजदूर है वो हड़ताल पर चले गए थे। मजदूर है उन्होंने हड़ताल का आयोजन कर दिया था। मजदूर है वो हड़ताल पर उन्होंने जाने का निश्चय किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उथल पुथल के इसी दौर 1905 की क्रांति से संबंधित है। 1905 की क्रांति के द्वारा जार ने एक निर्वाचित संसद, जो रूस की संसद उसे हम ड्यूमा कहते हैं, डूमा, जो रूस में जो संसद थी उसे हम डूमा कहते हैं। तो 1905 की क्रांति से रूस का जो सम्राट था, जार था, वो घबरा गया और उन्होंने जनता की जो निर्वाचित संस्था थी जिसे हम ड्यूमा कहते हैं, ड्यूमा को उसने मंजूरी दे दी या ड्यूमा के गठन को उसने मान्यता दे दी। ड्यूमा के गठन को उसने अपनी सहमति दे दी। ड्यूमा का गठन हुआ था। क्रांति के समय बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही थी। क्रांति के समय बहुत सारी जो ट्रेड यूनियन थी जो मजदूरों के पक्ष में काम कर रही थी और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में आई थी। 1905 की क्रांति के दौरान जार एक निर्वाचित संसद, जार है वो, उसने एक निर्वाचित संसद या उसने ड्यूमा को मान्यता दे दी। ड्यूमा का गठन हुआ। रूस में संसद को डूमा ही कहा जाता है। रूस में संसद को डूमा कहा जाता है। क्रांति के समय बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां अस्तित्व में आई थी। क्रांति के समय 1905 की जब क्रांति हुई थी तो मजदूरों के पक्ष में जगह जगह कमेटियों, जगह जगह संगठनों का निर्माण किया जाने लगा। मजदूरों ने पूरे रूस में प्रदर्शन और हड़तालों का आयोजन किया गया था। मजदूरों के पक्ष में बहुत सी ट्रेड यूनियन और बहुत सारी कमेटियों का गठन हुआ था जो मजदूरों के लिए मांग कर रही थी, मजदूरों के पक्ष में अपनी आवाज उठा रही थी। राजा ने पहली डूमा को, राजा भी कहीं रुकने वाला नहीं था। रूस का जो सम्राट जार था वो किसी तरीके से डूमा के नीचे नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने जो पहली डूमा का गठन हुआ उसे उसने 75 दिनों में और जो दूसरी डूमा थी उसे 3 महीनों में बर्खास्त कर दिया था। पहली डूमा को उसने 75 दिनों में और दूसरी डूमा को उसने मात्र 3 महीने में बर्खास्त कर दिया। जार किसी भी तरह से जवाबदेही और अपनी सत्ता पर नियंत्रण नहीं चाहता था। जार किसी तरह से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होना चाहता था और किसी भी तरीके से अब किसी भी कार्य के लिए जवाबदेही नहीं रहना चाहता था। इसलिए उसने, यदि डूमा ने शक्तिशाली बनने का प्रयास किया तो राजा ने डूमा को भंग कर दिया। पहली डूमा मात्र 75 दिनों में और दूसरी डूमा मात्र 3 महीनों में बर्खास्त कर दी गई थी। जार किसी भी तरीके से जवाबदेही या अपनी सत्ता पर नियंत्रण नहीं चाहता था। जार किसी भी तरीके से जवाबदेह बनना नहीं चाहता था और अपनी सत्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करना चाहता था। अपनी सत्ता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या नियंत्रण है वो नहीं चाहता था। जार का मानना था कि उसकी सत्ता पर नियंत्रण या प्रतिबंध है, उससे वह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता था। उसने क्या किया, मतदाता कानून में बदलाव कर दिया और जो तीसरी डूमा में जो रूढ़िवादी नेता थे उनको भर दिया था। रूढ़िवादी नेताओं को उसने भर दिया, उदारवादी और क्रांतिकारियों को उसने बाहर कर दिया। जो तीसरी डूमा का गठन हुआ था उसमें जो रूढ़िवादी और कट्टर थे, जो जार के समर्थक थे, उन लोगों को उसने मान्यता दे दी, उन लोगों को उसने तीसरी डूमा में भर दिया। और जो उदारवादी थे, क्रांतिकारी थे, जो रूस में किसान मजदूर और श्रमिक की बात कर रहे थे, रूस में किसान मजदूर और श्रमिकों के लिए आंदोलन कर रहे थे, ऐसे नेताओं को उसने बाहर का रास्ता दिखा दिया और तीसरी डूमा में उसने रूढ़िवादी नेताओं को भर दिया। तो आज जो बच्चों हमारा टॉपिक है उथल पुथल का दौर, 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति के द्वारा रूस में जो जार था उसने निर्वाचित संसद या ड्यूमा को मान्यता दे दी थी। ड्यूमा का गठन किया गया था, ड्यूमा को स्थापना की गई थी। ड्यूमा के साथ साथ क्रांति के समय बहुत सारी जो ट्रेड यूनियन, जो श्रमिक संगठन बने थे वो भी अस्तित्व में आए थे। राजा को जबरन ड्यूमा का गठन कर दिया गया, गठन करना पड़ा, लेकिन पहली डूमा को उसने 75 दिनों और तीसरी डूमा को उसने मात्र 3 महीनों में बर्खास्त कर दिया था। जार किसी भी तरीके से जवाबदेही नहीं चाहता था और अपनी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था।
उसने मतदाता कानून में बदलाव कर दिया, मतदाता कानून को अधिक सख्त बनाया और मतदाता कानून को सख्त बनाकर उसने जो रूढ़िवादी थे उनको संसद में भर दिया और क्रांतिकारी और उदारवादी थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसको समझना है, लिखना है। मैं नोट्स के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगा, इसको आपको लिखना है। इसको आप जूम कर लें, अगर समझ में नहीं आता है, मेरे हिसाब से बोली भी आपको समझ में आती होगी, इसको लिखना है, समझना है, याद करना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।